अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की वीडियो बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट का नाम है एरिया। अब इसमें एरिया हम कवर करेंगे रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का और फिर इवेंचुअली सर्कल का। तो ये बेसिक एरिया के जो शेप्स हैं हमारे, उनको हम कवर कर लेंगे थोड़ा सा, और उसकी बुनियाद पे फिर इंशाल्लाह आप लोग आगे मज़ीद एरिया के जो बड़े सवाल हैं वो भी कर पाएंगे। शुरू करते हैं। एरिया के बारे में जैसे ही कोई कुछ पूछे, एरिया क्या होता है, एरिया का क्या मतलब होता है, तो पहले तो ये पूछना चाहिए है कि जैसे मैं आपसे कहूँ ना, आप कितने लंबे हैं, तो आप पूछेंगे इंच में बताऊं या फीट में बताऊं या सेंटीमीटर में बताऊं। लंबाई का कौन सा यूनिट यूज़ कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। इसी तरह से एरिया में पहले आपको ये सोच लेना चाहिए है या पता होना चाहिए कि किस यूनिट के एरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारे पास सेंटीमीटर ही आता है, तो हम सेंटीमीटर की ही बात करते हैं। जब मुझसे कहा जाएगा कि ये बताइए कि एक 3 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, ये मैंने खैर सीधा नहीं किया, अच्छा नहीं हुआ, मतलब ये 3 लग नहीं रहा, तो अब सही है। 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया बताइए। तो मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ किस किस यूनिट में है लंबाई, सेंटीमीटर में। ओके, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर के कितने बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे। यानी एक ऐसा बॉक्स जो 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा हो, ऐसे बॉक्स इसमें कितने आ जाएंगे। लेट सपोज मैं इसमें भरना शुरू करता हूँ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस। तो पता चला कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के इसमें एक, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है तो ऐसे 5 सेंटीमीटर होंगे, ऐसे 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे 3 सेंटीमीटर होंगे भाई। अंदाजे से बना रहा हूँ, ज़ाहिर है, तो एग्जैक्टली तो नहीं है। तो देखा कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के इसमें कितने बॉक्सेस आए, 15 बॉक्स आ गए। तो इसका एरिया कितना हुआ, इसके एरिया को कहेंगे 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है, छोटा सा 2 बना दें ऊपर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स कितने आ जाएंगे इसमें, 15 आ जाएंगे इसमें, 15 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बॉक्स आ जाएंगे। तो बस आसानी के लिए हम जल्दी से कहते हैं कि 5 × 3 यानी 5 लेंथ और 3 ब्रेड्थ वाले रेक्टेंगल का कितना एरिया होगा। तो हम कहेंगे इसका एरिया इतना होगा कि 1 सेंटीमीटर वाले 15 बॉक्स आएंगे, यानी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। तो इसी तरह से मुख्तलिफ एरियाज़ को कैसे निकाला जाता है, मैथमेटिशियंस ने कहा कि बजाय इसके कि आप सारे बॉक्सेस को गिनें, जैसे हमने पेरीमीटर में देखा था कि सारे बॉक्सेस को गिनने के बजाय एक फार्मूला बता देते हैं। वो फार्मूला डाल के आप बता सकते हैं कि इसमें कितने बॉक्सेस आएंगे। तो अगर, लेकिन ये बात याद रखिएगा, इस सवाल में पूछूंगा कि एरिया का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एरिया। तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे हाउ मैनी। चलो मैं सेंटीमीटर भी कहता हूँ, एरिया इन सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे हाउ मैनी 1 by 1 सेंटीमीटर बॉक्सेस कैन फिट आवर शेप, कैन फिट आवर शेप। वी वांट टू फाइंड आउट, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एरिया, जब हम एरिया मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के
कितने बॉक्सेस, कितने स्क्वायर्स हमारे इस शेप के अंदर समा सकते हैं, ये जवाब देना होगा भाई आपको। ठीक है, इसको आप आखिर में जब मैं सवाल पूछूंगा तो इसकी ऑडियो बना के या इसका टेक्स्ट मैसेज लिख के भेजिएगा। अब रेक्टेंगल के अंदर मैथमेटिशियंस ने देखा कि अगर एक लेंथ और उसकी एक ब्रेड्थ को आपस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पता चल जाता है, वही आंसर आता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कितने छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स बन सकते हैं एक एक सेंटीमीटर के। तो बजाय इसके कि आप डायग्राम में ऐसे हाथ से ड्रॉ करें, आप उसकी लेंथ को उसकी ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एरिया है इसका। तो अगर मैं कहूँ फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ लेंथ इज इक्वल्स टू 5 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3, तो आप यूं करेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length into breadth which is equals to 5 into 3 which is equals to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। दूसरा दूसरा लेते हैं जी। रेक्टेंगल का तो ऐसे निकल गया, स्क्वायर का देख लें, स्क्वायर का एरिया भी ऐसे ही निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बस सिर्फ शर्त ये है कि चूंकि स्क्वायर एक हर तरफ से बराबर होता है तो इसको लेंथ और ब्रेड्थ नहीं कहते, बल्कि हर साइड ही एक साइड कहलाती है और सारी साइड बराबर होती हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड। तो अगर कोई 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 5 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही है बच्चों, आपको फॉर्मूला पता चल गया स्क्वायर का एरिया निकालने का, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। अब एक सिंपल से ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखते हैं। आप गौर से देखिए तो असल में एक ट्रायंगल जो होता है वो एक रेक्टेंगल का आधा होता है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला बहुत आसान है कि ट्रायंगल को ऐसे खड़ा कीजिए कि एक साइड उसकी बिल्कुल ज़मीन के साथ हॉरिजॉन्टल हो और फिर उसकी ऊंचाई मैक्सिमम पॉइंट मालूम कर लीजिए। तो ये उसका बेस आ गया, ये उसकी हाइट आ गई। रेक्टेंगल में ये कहलाता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो आपको ट्रायंगल का एरिया पता चल जाएगा। एरिया ऑफ, इसको लिखने का सही तरीका ये है कि जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसको लेंथ नहीं कहते बल्कि बेस कहते हैं, इसको ब्रेड्थ नहीं कहते बल्कि हाइट कहते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाएगा। तो बात तो बहुत आसान सी थी कि जो रेक्टेंगल का एरिया था उसको हाफ कर दें तो ट्रायंगल का एरिया आ जाता है। इसमें बस ट्रिक ये होती है कि बाद औक़ात तो ट्रायंगल ऐसे दिया जाता है जिसमें बहुत क्लियर है कि लेट सपोज ये 2 है और ये 3 है, तो नज़र आ रहा है कि ये बेस है और ये हाइट है, तो 2 3 ज़ा 6 किया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो अगर सवाल होगा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा यूँ भी लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट अपॉन 2, एक ही बात है, ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखें। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 2, हाइट है 3, तो 1/2 इंटू 2 3, वैसे तो 2 से 2 कट सकता है, नहीं काटें, नॉर्मल तरीके से कर लें। 6 हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो आंसर 3 बचा। वैसे ही काट लेते तब भी 3 ही बचता। ठीक है जी, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बात समझ आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल का फार्मूला और रेक्टेंगल का फार्मूला बहुत फ़र्क नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है, उसको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दें। मैंने कहा ट्रिक ये होती है कि इन्होंने यूं करके एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस केस में जो ज़मीन से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वाली साइड है वो ये है, तो ये इसका बेस हो गया। लेट सपोज ये 5 है, लेट सपोज ये 4 है और लेट सपोज ये 6 है। तो बेस तो वो होगा जो ज़मीन पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रखा होगा,
और हाइट, अब इस जगह से इसका सबसे ऊंचा पॉइंट हाइट कहलाएगा, तो हाइट इसकी ये कहलाएगी। तो आपको सवाल में दिया हुआ होगा, उन्होंने अगर वो सवाल आपके लेवल पे दे रहे होंगे तो उन्होंने दिया हुआ होगा कि इस ट्राइंगल का ये वाला एरिया 5 है। तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 5 5 25, 25 का है 12.5 हो गया। बस ये कभी कभी करना पड़ता है कि ट्राइंगल आड़ा टेढ़ा दिया हुआ है, अब निकालो। आप गौर कीजिए कि अगर मैं इसको बेस बना लेता हूँ तो ये हाइट नहीं है, ये तो टेढ़ा जा रहा है, हाइट के लिए भी कुछ स्ट्रेट जाना ज़रूरी है। तो हाइट ये होगी ट्राइंगल की, और ये दी हुई भी होगी सवाल में। ये हाइट मालूम करेंगे, ये बेस होगा, बेस पूरा होगा जहाँ से जहाँ तक है। इसी ट्राइंगल की बात करते हैं। अगर मैं इसको यूं रख लूं तब भी चलेगा, ये इसका बेस हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो जैसे भी आप घुमा लें, कोई भी साइड बेस कह दें, बस बेस के लिए शर्त क्या है कि वो ग्राउंड लेवल से बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिल्कुल लेटा होना चाहिए, 0 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। और हाइट की शर्त क्या है कि वो ट्राइंगल के सबसे ऊंचे वाले फासले तक का फासला नापे, ऊंचे वाले पॉइंट तक का फासला नापे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम वो शेप होता है जिसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल में होती हैं, लेकिन उसके एंगल 90 डिग्री नहीं होते कोनों के। ठीक है, टेढ़ी झुकी हुई नज़र आती है आपको। तो ऐसी सूरत में रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला था, आपको याद है, वो मैथमेटिशियंस ने बताया था कि ब्रेड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया था। लेकिन यहाँ ब्रेड्थ और लेंथ ऐसे हैं कि यही ब्रेड्थ इसकी हाइट है और ये लेंथ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, इसलिए इतना सोचा नहीं था हमने रेक्टेंगल में। लेकिन पैरेललोग्राम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये साइड इसकी ब्रेड्थ है, ये साइड इसकी लेंथ है, लेकिन हमें रेक्टेंगल की ब्रेड्थ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि वही रेक्टेंगल की हाइट भी थी, लेकिन ये ब्रेड्थ पैरेललोग्राम की हाइट नहीं है। इसलिए आसान सी बात है कि पैरेललोग्राम का जब हम एरिया निकालेंगे तो उसकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे उसके हाइट से। तो हाइट निकालनी पड़ेगी या होनी चाहिए हमारे पास, सवाल में दी हुई हो। तो इफ़ आई से कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम, इट्स लेंथ या उसकी बेस कह लें, बेस जो है वो उसकी है लेट्स सपोज 10, और उसकी जो ब्रेड्थ है या उसकी एक दूसरी साइड जो है वो है लेट्स सपोज 8, और उसकी बिल्कुल बेस से लेके टॉप पोजीशन की हाइट जो है वो है 7। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। बेस है 10 और हाइट है 7, तो हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं कह रहा हूँ 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक एक सेंटीमीटर के इसमें 70 स्क्वायर आ सकते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर जब ये तो टेढ़ा बना हुआ है, फॉर्मूले से तो आपने बता दिया, लेकिन अगर कोई स्क्वायर लगा लगा के देखना चाहे तो क्या करे। देखिए वो यहाँ पे एक स्क्वायर लगाएगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, फिर एक स्क्वायर लेगा, उसको काटेगा दो हिस्सों में, दो हिस्सों में तोड़ेगा, एक हिस्सा यहाँ फिट करेगा, फिर एक हिस्सा यहाँ फिट कर देगा, इन दोनों को मिला के एक स्क्वायर मान लेगा, फिर एक बना लेगा ऐसे। तो इस तरह से काट काट के आप इसको भरते जाएंगे और आखिर में आपको पता चलेगा कि मैंने 70 स्क्वायर भरे हैं इसके अंदर पूरे। बाद औक़ात आंसर डेसिमल में भी आता है कि आपने 70.5 स्क्वायर भरे होते हैं। यही केस ट्रायंगल में था पहले, कि हम क्या करते थे, ट्रायंगल में स्क्वायर्स काट काट के भरते थे, देखते थे कि हमारे कितने स्क्वायर इस्तेमाल हुए इसको भरने में, जहाँ काटने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ काट लेते थे। आखिर में जितने स्क्वायर्स यूज़ हुए होते थे उसका हिसाब लगा के बता देते कि इस ट्रायंगल का ये एरिया है, इतनी जगह है इसके अंदर, इतने स्क्वायर्स की जगह है सेंटीमीटर वाले। अब अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि आपको पूछना चाहिए है कि सर एक बात तो बताइए कि जब सर्कल कोई चीज़ होती होगी, कोई कमरा सर्कल होता होगा, होते हैं ना बहुत कमरे सर्कुलर होते हैं,
तो इस सर्कल के बारे में हम कैसे बताएं कि इसमें 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर वाले डब्बे जो हैं वो कितने आएंगे। तो भाई असल में तो यही करना होगा कि आपको डब्बे काट काट के भरने पड़ेंगे। एक डब्बा काटेंगे, उसमें से एक टुकड़ा ये निकालेंगे, एक टुकड़ा निकालेंगे, फिर आपको स्ट्रेट मिल गया। अभी आपने भरना शुरू कर दिए डब्बे, यहाँ पे एक टुकड़ा निकालेंगे, ये डब्बा भर दिया, यहाँ पे एक टुकड़ा निकालेंगे, तो ऐसे डब्बे आप भरते चले जाएंगे। ठीक है, और डब्बे भरते 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 आप इस नतीजे पहुंचेंगे कि इस सर्कल का एरिया कितना है। तो ये बहुत मुश्किल काम था साइंसदानों के लिए। अच्छा, अब इसकी कोई एक लंबाई भी नहीं है, कोई एक चौड़ाई भी नहीं है कि हम उससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना लंबा है और इतना चौड़ा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो शायद आ जाएं हमारे पास ये आंसर के कितने डब्बे आएंगे। तो लंबाई भी नहीं है, चौड़ाई भी नहीं है, तो ये आंसर आ ही नहीं रहा इसका। सर्कल की तो हमें एक ही वैल्यू पता होती है, वो होता है उसका रेडियस या डायमीटर। एक ही बात है, डायमीटर को हाफ कर लें तो रेडियस हो जाता है। तो बहुत से मैथमेटिशियंस इस बात की तलाश में लगे रहे कि क्या हम किसी तरह सर्कल का एरिया मालूम कर सकते हैं फार्मूले से। एक एक जगह डब्बा भर भर के लगाना ना पड़े, निकालना ना पड़े, डायरेक्ट सिर्फ ये बता दो कि सर्कल का रेडियस कितना है या डायमीटर कितना है, और फिर उसी से खाली हम पूरा का पूरा एरिया निकाल लें। तो जनाब साइंटिस्ट ने पता है क्या किया, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, एक सर्कल लिया। अब ये सर्कल अच्छा नहीं है, लेकिन मान लें कि चलें, ये सर्कल लिया उन्होंने। अब सही है, ये अच्छा सर्कल है। एक सर्कल लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उस सर्कल के अंदर एक लाइन बनाई। पहले मैं इसको सेंटर ड्रॉ कर दूं, इसका ये सेंटर ड्रॉ हो गया। अब एक लाइन बनाता हूँ, फिर एक और लाइन बनाई, फिर एक और लाइन बनाई, फिर एक और लाइन बनाई। ये सारी लाइनें सेंटर को काटती हुई जा रही थी। ठीक है, ये बात सही है, समझ में आ रही है। ये हमने बहुत सारे डायमीटर्स बना लिए, ऐसा समझ लीजिए आप इसके। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। थोड़ा सा आपको काम लंबा लग रहा होगा, लेकिन इससे बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि सर्कल के अंदर कितना एरिया है, कितनी जगह है, कितने डब्बे आ सकते हैं। ये मालूम कैसे किया मैथमेटिशियंस ने, किसी फार्मूले से। उन्होंने सर्कल को बहुत बारीक 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 पिज़्ज़ा स्लाइसेस में काटना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए, सब मैंने पिज़्ज़ा स्लाइस काट दिए सर्कल के। आप समझ लीजिए, इतने बारीक पिज़्ज़ा स्लाइसेस काट दिए, इतने बारीक पिज़्ज़ा स्लाइस काट दिए जितने मैं काट सकता था। जाहिर है मैं तो सारे वो नहीं करूँगा जो साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस ने किया था, उसके करीब करीब जितना मैं कर सकता हूँ उतना कर दूंगा। सही है बच्चों, प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है देख के। कोई रह तो नहीं गई जगह, ये रह गई शायद, इसको भी कर दिया दो टुकड़े। अब इन्होंने इन पिज़्ज़ा स्लाइसेस को, देखिए एक पिज़्ज़ा स्लाइस की लंबाई कितनी है आप बता सकते हैं अहमद अली भाई? आप बता सकते हैं कि एक पिज़्ज़ा स्लाइस को अगर मैं अलग से निकालूं, ये देखें ये पिज़्ज़ा स्लाइस है, इस पिज़्ज़ा स्लाइस की जो साइड है, ये साइड कितनी लंबी है? इस पिज़्ज़ा स्लाइस की साइड की लंबाई बता सकते हैं आप मुझे? बहुत बारीक बारीक पिज़्ज़ा स्लाइस काटे इन्होंने। इस पिज़्ज़ा स्लाइस की साइड की लंबाई बता सकते हैं आप मुझे? नहीं, इस पिज़्ज़ा स्लाइस की लंबाई वही है जो इस सर्कल का रेडियस है ना? तो जो भी है वो इसका रेडियस है। अब फॉर एग्जांपल इस सर्कल का रेडियस 5 है, तो इस पिज़्ज़ा स्लाइस की लंबाई 5 होगी। मैंने सारे पिज़्ज़ा स्लाइस उठा उठा के ना एक दूसरे के बराबर बराबर रख दिए। यहाँ पे चौड़ी वाली साइड रखी, यहाँ पे पतली वाली साइड ले आया, यहाँ पे पतली वाली साइड रखी, यहाँ पे चौड़ी वाली साइड ले आया। ऐसे करते करते सारे पिज़्ज़ा स्लाइस यूं मैंने एक दूसरे के साथ साथ रखने शुरू कर दिए, दबा दबा के, फंसा फंसा के। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई आपको कि हमने सर्कल का एरिया कैसे
निकालने का फार्मूला बनाया। बड़े चालाक होते थे पहले के लोग। अब के लोग भी चालाक हो सकते हैं अगर वो हर वक्त सोशल मीडिया में ना घुसे रहें, हर वक्त उनको जो है वो अपने गेम्स और उससे फुर्सत मिले, मुश्किलें सामने आए। इंसान को ना मुश्किल और चैलेंजेस जो है ना इंसान को चालाक बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने सारे पिज़्ज़ा स्लाइसेस लाइन से रख दिए, आप समझ लीजिए कि लगा दिए सारे। जब उन्होंने सारे पिज़्ज़ा स्लाइसेस लाइन से लगाए तो कुछ ऐसा शेप बन गया तकरीबन। थोड़ी बहुत कमी बेशी थी उसमें, लेकिन ऑलमोस्ट उनको एक रेक्टेंगल जैसा शेप मिल गया इन पिज़्ज़ा स्लाइसेस को साथ साथ रखने पर। और उनको पता था कि इसकी इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई उतनी ही है जितना कि सर्कल का रेडियस था। रेडियस तो हमें पता ही होता है सर्कल का, तभी तो सर्कल बनता है। अगर रेडियस ना पता हो सर्कल बना ही नहीं सकते हम। ठीक है जी। तो अब उन्होंने कहा, अरे ये तो क्या लग रहा है देखने में, एक रेक्टेंगल लग रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है। वो क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई। लेंथ इसको कह लो भाई, सॉरी सॉरी, जल्दी जल्दी में हो गया। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब हमें ब्रेड्थ तो पता है, जल्दी से कही, ब्रेड्थ है आर यानी रेडियस। अब अगर इसको हमें लंबाई पता चल जाए कि क्या है तो हम बता सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे कोने, ये छोटे छोटे कोने कहाँ से आ रहे हैं? मैं कलर चेंज करता हूँ, येलो करता हूँ। ये छोटे छोटे कोने ये हैं, देखिए, ये एक कोना, ये रहा, ये एक कोना, ये रहा, ये एक कोना, ये रहा, ये एक कोना, ये रहा। ये सारे छोटे छोटे कोने ये हैं। अगर मैं इन सारे कोनों की को नाप के देखूं तो असल में वो ये हैं पूरे। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस निकालने का हमें फॉर्मूला आता है भाई। वो क्या है? पाई इंटू डी, है ना? लो भाई, हो गया आपका मसला हल। बस चालाकी समझने की एक बात यह है कि ये पूरे सरकमफेरेंस में कोई कोई ट्रायंगल, कोई पिज्ज़ा का स्लाइस हमने यूं लगाया था और कोई पिज़्ज़ा का स्लाइस हमने यूं लगाया था। तो ये जो साइड थी, एक दफ़ा यहाँ इस्तेमाल हुई, एक दफ़ा यहाँ इस्तेमाल हुई। तो असल में ये पूरे पिज़्ज़ा की, ये दो रेक्टेंगल की साइड्स मिला के पूरे पिज़्ज़ा का सरकमफेरेंस कवर हुआ। तो आधा यहाँ कवर हुआ, आधा यहाँ कवर हुआ। ये लंबाई भी आर है, ये लंबाई भी आर है। बताओ भाई, अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ क्या है भाई इस ट्रायंगल की, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या है भाई अली भाई? पाई इंटू डी अपॉन टू, मल्टीप्लाइड बाय इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ कितनी है? आर। आपको पता है कि डी को अगर आधा करें तो क्या बनता है? आर। रेडियस इज इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई टू। तो ये रहा पाई, ये रहा आर, और ये रहा एक और आर। जब आर को आर से मल्टीप्लाई किया तो बना पाई मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये साइंसदानों ने, मैथमेटिशियंस ने तरीका बनाया एक सर्कल को, एक सर्कल को बारीक बारीक स्लाइसेस में काट के उनको साथ साथ रख के एक रेक्टेंगल की शक्ल दी, और जिसमें से कि उसकी ब्रेड्थ उनको पता थी कि रेडियस है, और उनको उसकी लेंथ पता चल गई कि वो सर्कल की सरकमफेरेंस का हाफ है एक साइड की लेंथ। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला बन गया पाई आर स्क्वायर। अब हम आते हैं असल काम की तरफ। अगर ये कहानी आपको पूरी तरह से रटी नहीं भी, सिर्फ समझ में आ गई तो बस काफ़ी है। क्योंकि अब मैं आपसे सिर्फ ये बताऊंगा कि एक सर्कल है बच्चों, जिसका रेडियस जो है वो है 15, उसका एरिया बता दें, यानी उसमें कितने एक एक सेंटीमीटर के डब्बे आएंगे। तो जनाब 15 सेंटीमीटर है, तो आप उसको बड़े आराम से बता सकते हैं पाई आर स्क्वायर से, यानी पाई इंटू आर से।
अब पाई इंटू आर करके देख लेते हैं। पाई की जगह 3.142, आर की जगह कितना रेडियस था भाई 15, और एक और आर की जगह कितना रेडियस था 15। अब ये आप जो है वो लिख के मल्टीप्लाई कर लीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। जो भी आंसर आएगा आपका वही एरिया होगा सर्कल का, यानी इस सर्कल में कितने छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर वाले डब्बे आ सकते हैं। अब मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके और इसका जवाब आपको बता देता हूँ। इसका जवाब आ रहा है 706.95 छोटे डब्बे, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब मैं आपको सवाल जब दूं तो आप इसी तरह से बताइएगा। बिल्कुल ये पैटर्न होना चाहिए, सवाल का जवाब लिखने का पैटर्न यही होना चाहिए। और आंसर जो है वो ये जहन में रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि मैं आपको सवाल कहूँ कि एक सर्कल है जिसका कि रेडियस 15 है। ये भी हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ ओके फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल जिसका डायमीटर जो है वो 20 है। जब डायमीटर 20 हो गए तो आप कहेंगे पहले हमें रेडियस चाहिए ना, पाई आर स्क्वायर है। तो रेडियस निकालने के लिए आपको पता है डायमीटर अपॉन 2 से निकलता है, तो 20/2 इज इक्वल्स टू 10। रेडियस 10 आ गया। अब आप कहेंगे एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3.142 इंटू 10 आर स्क्वायर का मतलब आर दो दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। तो बस आप इसको, ये तो बहुत आसान हो गया। 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल एक दफ़ा इधर आएगा, एक और 10 से मल्टीप्लाई होगा, डेसिमल एक और एक दफ़ा इधर आएगा, तो ये होगा 314.2। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब मेरे वो सवाल जो मैं वीडियो के आखिर में पूछता हूँ और आप उनका जवाब देते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि आपने वीडियो पूरी देखी कि नहीं देखी। तो मेरा पहला सवाल जो मैंने यहाँ पूछा था, कहाँ पूछा था भाई, यहाँ पूछा था कि जब हम कहते हैं कि एरिया क्या है तो आप उसको कैसे बताएंगे? व्हाट डू वी मीन बाय एरिया, ये मैंने बताया आपको। दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैथमेटिशियंस ने ये कैसे बताया कि पाई आर स्क्वायर ही किसी सर्कल के एरिया का फॉर्मूला है। तो हम आप बताइएगा कि उन्होंने जो है वो सर्कल के बारीक बारीक स्लाइसेस काटे, उनको लाइन से अरेंज किया, तो उनको पता था कि उसकी जो ब्रेड्थ है वो तो रेडियस ही है, क्योंकि स्लाइस की लंबाई रेडियस जितनी थी। और उनको पता था कि उसकी लेंथ जो है वो उसके सर्कमफेरेंस की आधी है, क्योंकि सर्कल के पूरे बाहर का एरिया आधा एक साइड पे तकसीम हो गया था, आधा दूसरी साइड पे। यूं उन्होंने सर्कल को एक रेक्टेंगल की शक्ल में काट काट के खड़ा किया और फिर रेक्टेंगल की ब्रेड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके ये बता दिया कि इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, और असल में ये रेक्टेंगल एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? इन सवालों का जवाब दीजिएगा और एरिया के सवालों की तैयारी करके रखिएगा, आपसे क्लास में सॉल्व करवाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।